अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट एब्डोमेन पर। हमने प्रीवियसली इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे। एक्यूट एब्डोमेन के अंदर हमने जो मेडिकल कंडीशंस थी उनको अलग से लिख लिया था, उसके अलावा जो सर्जिकल कंडीशंस थी उनको अलग से लिख लिया था। फिर हमने सर्जिकल कंडीशंस में देखा था कि किन कंडीशन में हमें लेप्रोटमी चाहिए होती है और किन कंडीशन में हमें लेप्रोटमी नहीं करनी होती। ठीक है, उसके बाद जो एब्डोमेन था उसको हमने 9 पार्ट्स के अंदर या 9 रीजन्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया था, जिनको हम क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 9 कोऑर्डिनेट्स कौन से थे? एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एम्बेलिकल रीजन, राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या हाइपोगैस्ट्रियम, इसके अलावा राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा। ठीक है, तो हम आज की इसके डिस्कशन में देखेंगे कि एपिगैस्ट्रिक ये सारी की सारी जो भी रीजन्स हैं इनके अंदर कौन कौन से डिफरेंशिएट्स हो सकते हैं और हमें इन कंडीशंस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचने हैं या कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है या किन चीजों को लेके हम उसका डायग्नोज बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है और उसके एपिगैस्ट्रिक के अंदर पेन होती है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन की जो चीजें हैं ये डिफरेंशियल है उनको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। एपिगैस्ट्रियम के अंदर जो जो चीजें आएंगी उनमें जो टॉप डिफरेंशियल है वो ये है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, अल्दो ये एक मेडिकल कंडीशन है, सर्जिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेशेंट होगा उसकी जो पेन प्रेजेंट करेगा एब्डोमेन के अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट होगा वो भी पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। पैंक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट होगा वो भी प्रेजेंट करेगा हमारे पास एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन के साथ एपिगैस्ट्रिक पेन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और कंडीशन है जिसको हम रप्चर्ड एसोफेगस कहते हैं। रप्चर्ड एसोफेगस, रप्चर्ड एसोफेगस का एक सेकंड नेम भी होता है जिसको कहते हैं बोर हीव सिंड्रोम। ठीक है, इसके स्पेलिंग देख हैं BOERHAVE। ठीक है, बोर हीव सिंड्रोम जो कंडीशन है इसके अंदर भी क्या होगा, ये भी पेन जो है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चंद डिफरेंशियल्स हैं और बिल्कुल थोड़े से हैं जो कि हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है एपिगैस्ट्रियम रीजन पेन के साथ। ठीक है, फिर हम जो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंशियल है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को देख लेते हैं कि उसके अंदर जो पेशेंट है वो किस तरह के पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के साथ जो रीजन में जो पेन एक्यूट एब्डोमेन के साथ जो पेशेंट आएगा वो सबसे पहले तो कंडीशन हो सकती है राइट बेजल नमूनिया। ठीक है, लंग जो है उसमें नमूनिया हो जाता है बेजल पार्ट में। ठीक है, राइट बेजल नमूनिया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई राइट बेजल नमूनिया के साथ जो पेशेंट होगा उसका पेन जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है उसके अंदर लीवर है। ठीक है, तो लीवर के अंदर सबसे पहली जो कंडीशन है हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है उस पेशेंट के अंदर। उसके अलावा ये सारी की सारी जो कंडीशन हम लिख रहे हैं इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, जस्ट फिलहाल इंट्रो के लिए लिखते जाएं कि कोई भी एक पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसकी पेन कहां पे होगी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस का पेन हो सकता है, इसके अलावा लीवर अब्सेस का जो पेन है वो हो सकता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, आपको पता है कि गाल ब्लैडर लीवर के बिल्कुल पास पड़ा हुआ है, तो हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। ठीक है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। ठीक है, यही कंडीशन एक्यूट भी हो सकती है और यही कंडीशन क्रोनिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास बाइलरी सिस्टम है या बाइलरी ट्रैक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, तो हमारी अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको कहते हैं एक्यूट कोलेंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट कोलेंजाइटिस। एक्यूट कोलेंजाइटिस का जो पेन है वो भी हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट करेगा पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है अगर गाल स्टोन्स हो जाएं, ठीक है, जिसको हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। ठीक है, कोलीलिथियासिस का जो पेशेंट है वो भी हमारे पास कोलीलिथियासिस, वो पेशेंट भी हमारे पास प्रेजेंट करेगा किसके अंदर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। ठीक है, पेशेंट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कोलीडेकोलिथियासिस, ये क्या है, कोलीडेकोलिथियासिस होता है कि जो हमारी बाइलरी ट्री है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर कंप्लीट डिस्कशन में बताऊंगा कि ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, कहां कहां से इसके एनाटॉमी वगैरह सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट इसके लिए अगेन कह रहा हूं कि इसको जस्ट देखते जाएं। ठीक है, कोलीडेकोलिथियासिस, कोलीडिकोलेथियासिस। ठीक है, कोलीडिकोलेथियासिस, ये चंद चीजें हैं जो कि हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो जो हमने लिखा था राइट बेजल नमूनिया,
जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट के अंदर भी तो ये सेम चीज हो सकती है कि लेफ्ट लंग जो है उसका भी बेजल नमूनिया हो जाए, तो हम उसको कहेंगे लेफ्ट बेजल नमूनिया। इसका जो पेन होगा ये भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा स्प्लीनिक इन्फार्क्शन, ठीक है। स्प्लीनिक इन्फार्क्शन का क्या मतलब है? स्प्लीनिक इन्फार्क्शन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसके अंदर जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई है, इन्फार्क्शन, वो रुक जाती है। यहाँ पे दो टर्म है, एक है इन्फेक्शन और एक है इन्फार्क्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी पैथोजन के जरिए बॉडी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। जैसे कि नमूनिया भी एक इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फार्क्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो भी किसी भी ऑर्गन की तरफ रुक जाती है और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को इन्फार्क्शन कहते हैं। ये दो अलग टर्म्स है, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्टली जो स्प्लीनिक इन्फार्क्शन है ये बहुत ही रेयर कंडीशन और ज्यादातर सिकलर्स में होती है, ठीक है। सिकलर्स कौन होते हैं? सिकलर्स होते हैं जिनको सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी कंप्लीट डिस्कशन होगी हिमेटोलॉजी के अंदर, लेकिन सिकलर जो है इनकी स्प्लीनिक इन्फार्क्शन ये अबाउट 3 ईयर से पहले पहले हो जाती है और इनके अंदर ऑटोस्प्लीनेक्टोमी हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इस साइड पे आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ पे लीवर तो नहीं होता, ना ही गॉल ब्लैडर होता है, तो इसके जस्ट स्प्लीन होता है। तो इस वजह से स्प्लीनिक इन्फार्क्शन है और इसके साथ एक और कंडीशन है जो कि स्प्लीन के साथ ही मिलती है, उसको कहते हैं स्प्लीनिक रप्चर। ये क्या चीज है? ये बहुत ही एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है, स्प्लीनिक रप्चर। इसके ऊपर चंद वर्ड्स हम देख लेते हैं, चंद चीजें देख लेते हैं कि कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। जो हमारे पास स्प्लीनिक रप्चर का पेशेंट होता है ना, ये सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री देगा कि आरटीए है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर या किसी ऊंची जगह से गिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इमरजेंसी के अंदर ये बंदा प्रेजेंट करेगा, इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, ठीक है। जब किसी भी कोई भी बंदा इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट करता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, तो आपने और ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई भी हादसे की हिस्ट्री मिलती है आपको, तो आपने सबसे पहले जो है ना स्प्लीनिक रप्चर ही सोचना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो कि रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग आरटीए, ठीक है। तो स्प्लीनिक रप्चर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेना है, स्प्लीनिक रप्चर ये क्या चीज होती है। स्प्लीनिक रप्चर मोस्ट कॉमन ऑर्गन है एब्डोमेन का जो कि रप्चर हो सकता है एक्यूट ब्लंट ट्रॉमा के साथ या एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ, ठीक है। इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो बंदा अनकॉन्शियस प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अनकॉन्शियस क्यों होगा? अनकॉन्शियस इसलिए होगा कि उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होगा, ठीक है, या कोलैप्स स्टेट होती है जैसे हम शॉक की स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम उसका लो हो जाएगा और शॉक की कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो पल्स है वो हाई होगी और बीपी लो होगा, ठीक है। पल्स हाई और ब्लड प्रेशर लो। फिर इसकी जो आईज हैं वो सनकन आईज होंगी, जैसे कोई बंदा बेहोशी की हालत में जा रहा होता है ना, या नींद बेहोश होता है, ठीक है, तो हम इसकी जो आईज हैं वो सनकन आई होंगी, ठीक है, सनकन आईज। ये टिपिकल प्रेजेंटेशंस हैं इसकी, ठीक है। इसके अलावा जो उसका ब्लड है वो कंप्लीटली उसकी एक्सट्रीमिटीज तक नहीं पहुंच रहा होता, इसकी वजह से उसके जो कोल्ड है एक्सट्रीमिटीज होंगे। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज का मतलब ये है कि उसके हाथ और पांव ठंडे हो रहे होंगे, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज। फिर नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है? नेक्स्ट चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर फ्लूइड ही पूरा नहीं है, ठीक है, ये जो पेशेंट है ये जब आता है तो इसकी बजाहिर किसी किस्म का कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, लेकिन इसकी जो ब्लीडिंग है वो इंट्रा पेरिटोनियल हो रही होती है, ठीक है। पेरिटोनियम जो कैविटी है एब्डोमेन के ऊपर जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है, तो उसके अंदर इसकी ब्लीडिंग हो रही होती है, हमें बाहर से कोई ब्लीडिंग नहीं मिलती। तो हमें जब ये पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमें इसको बाहर से देखने से कोई भी ऐसा फील नहीं होता कि इससे कोई भी ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं है तो किडनी तक भी नहीं जाएगा और हमारी जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, यूरिन आउटपुट भी कम मिलेगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात करनी है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको हमने डायग्नोज करना है तो वो कैसे करेंगे? डायग्नोज करना है तो इसके लिए हम फर्स्ट जाएंगे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तरफ, ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और फिर जो है अल्ट्रासाउंड के अंदर हम इसको पिक कर लेते हैं इजीली, ठीक है। और जब ट्रीटमेंट की बात करें ये इन्वेस्टिगेशन में आया है, ठीक है। बाकी जो मेन बड़े टॉपिक्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे कोलिसिस्टाइटिस, कोलिंजाइटिस, कोलिडिकोलिथियासिस, इनके ऊपर कंप्लीट बड़े लेक्चर्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये नॉर्मली छोटी सी चीज थी स्प्लीनिक रप्चर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इस वजह से इसको चंद वर्ड्स इसके रिलेटेड जो थे वो मैंने यहीं पे लिख दिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और जब ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले तो हम रिससिटेशन करेंगे। रिससिटेशन क्या होता है?
रिससिटेशन बेसिकली हमारे पास फ्लूइड्स वगैरह देने होते हैं बॉडी को। एबीसी होता है एयरवे, एयरवे ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे उसका क्लीन करना होता है, ब्रीथिंग देनी होती है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सके, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेशन मतलब उसका जो ब्लड है वो पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। जब भी पेशेंट आपके पास आए तो डायरेक्टली आपने ब्लड सैंपल लेना है और भेज देना है आपने लेबोरेटरी वाले के पास के ब्लड ग्रुप चेक हो सके, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो आपने डायरेक्टली यूनिवर्सल डोनर जो है वो दे देना है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो डायरेक्टली उसको इन्फ्यूजन उसकी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और ये इंडिकेशन होती है, कभी भी आपने जब भी ब्लड लगाना है तो किसी भी कंडीशन के अंदर आपने कंप्लीट ब्लड नहीं लगाना होता। फॉर एग्जांपल एनीमिया के पेशेंट के अंदर आपने आरबीसी ही लगाने होते हैं, पैक्ड आरबीसी, ठीक है। लेकिन जब भी आप रिससिटेशन के लिए ब्लड देंगे तो आपने कंप्लीट ब्लड देना है, मतलब उसमें प्लेटलेट्स भी हों, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हों, प्लाज्मा भी हो, आरबीसी भी हो, ठीक है। फिर इस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि रिससिटेट तो हमने कर लिया, उसकी पल्स वगैरह हम लोग कुछ हद तक मेंटेन कर लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो है स्प्लीनेक्टमी। हमें स्प्लीन ही रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन नहीं है, स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन नहीं है कि जो कि हम रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये जब भी हमारे पास स्प्लीन रप्चर होती है तो हमें इसको रिपेयर नहीं करना होता, ऑलवेज हमने इसको निकाल देना होता है, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी कर देनी होती है, मतलब बॉडी से निकाल देना होता है। जब हम स्प्लीनेक्टमी कर देंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम्स के अंदर कि स्प्लीनेक्टमी के साथ कौन सी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो कि हमने देनी होती हैं, ठीक है। तो बिफोर स्प्लीनेक्टमी हमने 3 वैक्सीन देनी होती हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, ठीक है। फर्स्ट वन इज नीमोकोकल, ठीक है। सेकंड वन इज मेनिंजियोकोकल, मैं बताता हूं कि ये क्यों देनी होती है, ठीक है, मेनिंजियोकोकल। और थर्ड वन इज एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा। ये है इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा एक और है जिसको हम क्लिप्सेला कहते हैं, ठीक है। बट ये तीनों जो है ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है, मतलब ये कम्युनिटी में रहते हैं। इसके अलावा जो क्लिप्सेला है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, ठीक है, हॉस्पिटल से वो इन्फेक्शन कर सकता है। बेसिकली सीन ये होता है कि इनके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो स्प्लीन जो है वो हेल्प करता है इनको बॉडी से रिमूव करने में। अगर फॉर एग्जांपल स्प्लीन नहीं होगी तो ये अगर इनमें से किसी का भी अटैक होता है बॉडी के ऊपर तो स्प्लीन अगर नहीं होगी तो इनको कैप्चर नहीं कर पाएगी और ये बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है इनके खिलाफ फाइट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमने स्प्लीनेक्टमी से पहले नीमोकोकल, मेनिंजियोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देनी होती हैं ताकि इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए और उसके बाद फर्दर हम देख सके, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया है एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अम्बेलिकल, फ्लैंक रीजन, राइट एंड लेफ्ट, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल ट्राई करूंगा कि आपको आंसर कर दूं, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।